बच्चों, वेलकम करता हूँ आप लोगों का BNG कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। आज आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक, एक नया पार्ट लेकर के आया हूँ और कक्षा 10वीं का पार्ट 4 द्विघात समीकरण, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है बच्चों। आज हम यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आज ये हमारा चौथे पार्ट का पहला सेशन है, तो आइए शुरू करते हैं आज के चौथे पार्ट का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, x+4 इक्वल अपॉन, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, x+4 अपॉन x+5 माइनस x अपॉन x+1 इक्वल टू 1/8। वो कह रहा है बच्चों, इस इक्वेशन को हल कीजिए। यहाँ पर x+4 अपॉन x+5 माइनस x अपॉन x+1 इक्वल टू 1/8 दिया है। हमने इसको इजीली फाइंड आउट करना है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो चर राशि है वो हमें x दे रखा, हमें इसका मान जो है फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आज के पहला सेशन का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग x+5 और x+1 का एलसीएम लेने वाले हैं। तो आप बच्चों को भले बहुत ही अच्छे से इनका एलसीएम लेना आता होगा, तो अगर आपको इसमें भी थोड़ा डाउट है तो आप लोग यहाँ देख ले। इसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। x+5 से x+5 कट गया, x+1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों x+4 से। उसी प्रकार माइनस साइन x+1 से x+1 कट जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा x+5 इक्वल टू 1/8। इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग इसके आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको जो ब्रैकेट है इनको हम खोल देते हैं। तो ये +4x+1 माइनस x² माइनस 5x होल अपॉन x+5 एंड x+1 इक्वल टू 1/8। जो यहाँ पर बच्चों रिमाइंडर, जो यहाँ पर हर में जो हमारे पास बचा है x+5 x+1, हम लोग इसे आगे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल हम जो अंश में जो हमारे पास है, हम पहले उनको क्लियर करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों x² प्लस x प्लस 4x प्लस 4 माइनस x² माइनस 5x अपॉन x+5, ये हो जाएगा x+1 इक्वल टू 1/8। हम क्या करेंगे बच्चों, x² से x² कट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा 4x+1 होता है बच्चों 5x, और 5x से ये 5x क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 4/x+5 एंड x+1 इक्वल टू 1/8। अब हम इसे बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग नीचे का जो ब्रैकेट है उसे हल कर देते हैं। तो ये x+1 + 5 x+1 इक्वल टू 1/8। अब हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, पहले इनको गुणा कर देंगे, x² प्लस x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 1/8। अब हम लोग इसे आगे जोड़ देते हैं, x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 1/8। अब हम बच्चों इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 32, और ये हो जाएगा बच्चों x² प्लस 6x इक्वल टू 32 माइनस 5, x² प्लस 6x इक्वल टू 27, देन x² प्लस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब हम इसे आगे जो है कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी, और यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का जो है बच्चों आंसर होगा। चलिए आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। x² प्लस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसे आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं, इसे आगे कैसे हल करते हैं हम लोग। 27 का ऐसा फैक्टर जिनको माइनस करके कितना आ जाए बच्चों, 9 क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हमारे पास जो राशि होगी 9 - 3 x माइनस 27 क्या है बच्चों, देखो घटा करके आ जाएगा हमारे पास क्या 6, और घटा करके हमारे पास 6 आना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए बच्चों 27। तो बहुत ही इजीली से आ रहा होगा, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए हम इसे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं।
ये आगे होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस माइनस का माइनस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कंटिन्यू कर लेंगे और इसे जो है दूसरे ब्रैकेट में हम लोग रख देंगे। यहाँ से x कॉमन आता है हमारे पास x प्लस 9 माइनस यहाँ से भी हम लोग x प्लस 9 डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे और यहाँ से जो x का मल्टीपल है बच्चों वो 3 है। एक बार आपको इसके बाद से चेक करना होता है, हम लोग इसे चेक कर लेंगे। 3 की गुणा से 3x प्लस माइनस का माइनस तो 9 3 27 तो सही है बच्चों इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 9 दो ब्रैकेट से बच्चों एक उतारा जाता है, इन दोनों से एक उतार दिया, एक जो बाहर है वहां से उतार दिया इक्वल टू 0। एक x प्लस 9 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 9 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो मान आ चुके हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा -9 और -3। तो यहाँ पर जो x के जो दो मान आए बच्चों वो -9 और -3 आ गए हैं। इस तरह से हमारा जो ये इक्वेशन है ये बहुत ही इजीली से क्या हो गया बच्चों फिनिश, हमने इसे कर लिया है, सॉल्व हो गया है हमारा इक्वेशन। अब आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को चेक कैसे करना है कि इक्वेशन हमारा सही है गलत है। तो उसके लिए बच्चों जो हमारे यहाँ पर x के दो मान आए उनको अगर आप यहाँ पर रख दोगे तो आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। यानी जो आप लोगों को राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा 1/8। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते ही हमारा कितना आना चाहिए बच्चों 1/8। तो आप लोग करोगे कैसे, इसमें जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ एक बार आप लोग -9 रखो, यहाँ पर -9, यहाँ पर -9, यहाँ पर -9 तो आपका 1/8 आएगा। फिर ऐसे आपको 3 रखना है यहाँ पर बच्चों, x से जगह 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो इस हिसाब से भी आपका क्या आएगा बच्चों 1/8 आएगा। आप लोग इसे एक बार जरूर चेक करना। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये चौथे पार्ट का पहला सेशन का जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग इसकी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों को इस प्रकार से है, मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है यदि हमारे पास समीकरण mx की पावर 2 प्लस 5x माइनस 2n इक्वल टू 0 -3n प्लस 3n है 3x है बच्चों प्लस 3x प्लस 2n इक्वल टू 0 mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2n इक्वल टू 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। के मूलों का गुणनफल और योगफल प्रत्येक -6 है, यानी इनका योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा और जो इनका गुणनफल होता है अल्फा बीटा वो किसके बराबर है बच्चों -6 के बराबर है, -6 के बराबर है। तो वो बच्चा वो कह रहा है हमें m और n इन दोनों की मान जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों mx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2n इक्वल टू 0 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा हमें क्या दे रखा बच्चों -6 के बराबर दे रखा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया है, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा होगा वो मेरे पहले की वीडियो देखें, मैंने उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बड़े ही अच्छे तरह से करवा रखे हैं। चलिए अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा ये होगा बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इसके जो मान निकालना होगा। हमें पता हुआ है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले -b चाहिए। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसे मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा a इक्वल टू m, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 2 है। ये मान हम लोग बच्चों यहाँ पर लगाएंगे और बड़े ही इजीली से हमें इसका जो आंसर जो है मिलने वाला है बच्चों -b यानी -3/a, a हमारे पास m है। अब हम इनका जो गुणनफल होता है बच्चों अल्फा बीटा वो फाइंड आउट करेंगे। अल्फा बीटा बराबर होता है बच्चों c/a। तो जो हमारे पास c है बच्चों वो हमारे पास c है 2 और जो a है हमारे पास वो हमारे पास क्या है बच्चों वो हमारे पास है m। तो हमारा इस प्रकार हमारा बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का जो हमारे पास वैल्यू वो आ गई है। थोड़ा यहाँ पर बच्चों एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो है c2n होगा, तो यहाँ पर आप लोग 2n लिखें 2n/n। अब हम इसे आगे बच्चों कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो c है बच्चों वो 2n है, तो हमारा 2n/n हो गया। अब हम इस
जो हमें दे रखा -6 दे रखा, हम इसको इसके बराबर रखते हैं बच्चों। तो जो अल्फा प्लस बीटा हमारा आया वो आया -3/m इक्वल टू अल्फा बीटा हमारा है बच्चों 2n/m इक्वल टू किसके बराबर बच्चों -6। तो इसके बाद आप लोगों को कैसे हल करना है बच्चों, इसे एक बार आप लोग यहाँ देखिए। इसके बाद ये हल होगा, हम लोग क्या करेंगे बच्चों 3m इक्वल टू 2n/m। बच्चों यहाँ से हमें किसका मान निकाल जाएगा, यहाँ से हमें m का मान जो है बड़े ही इजीली से प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ से m का मान निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग इसको इसके इक्वल रखेंगे तो हमें किनके मान प्राप्त होगा बच्चों, इसको इसके इक्वल रखेंगे तो हमारा किसका मान प्राप्त होगा बच्चों, n का मान प्राप्त होगा। यहाँ से हमें m का और इधर से हमें n का मान प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों, बराबर की कंडीशन क्या होती है, इनमें जो है अंश से अंश और हर से हर क्या हो जाता है बच्चों, काट जाता है। अंश अंश परस्पर और हर परस्पर क्या हो जाते हैं बच्चों, कट जाते हैं। तो मैंने m से m काट दिया तो मेरा आ गया -3 इक्वल टू 2n, -3 इक्वल टू 2n, देन 2n इक्वल टू -3, देन n इक्वल टू -3/2। इसी प्रकार हम लोग बच्चों यहाँ से m की जो वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मैंने क्या किया बच्चों, -3/m इक्वल टू -6 रख दिया है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माइनस से माइनस कट गया, 2 3 2 6, तो हमारा हो गया 2m इक्वल टू 1, देन m इक्वल टू 1/2। तो हमारा m इक्वल टू 1/2 और जो यहाँ पर हमारा n की वैल्यू आई वो आएगी -3/2। इस तरह से बच्चों हमें पूछा n और m का मान था, हमने बड़े ही इजीली से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। और ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगामी बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट करें, आप लोग इसकी एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, द्विघात समीकरण का मानव रूप लिखिए। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को पता हो कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुका है। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का मानव रूप लिखिए। तो आप लोगों को बता दूं द्विघात समीकरण का जो मानव रूप होता है वो होता है बच्चों द्विघात समीकरण का मानव रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, पेपर में हर बार पूछा जाता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। और कई बच्चे इस वाले क्वेश्चन में बच्चों बहुत ही डाउट में रहते हैं कि इसका आंसर होगा क्या। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो हमारा आंसर भी 1 नंबर में होने वाला है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है बच्चों। bx प्लस c इक्वल टू 0 जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। आप लोगों को केवल ये इतना लिख के आना है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आज के चौथे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है बच्चों वो कुछ इस तरह से है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो आप लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये जानना है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या है बच्चों। जो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहे हो, तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो क्या होता है बच्चों, देखो क्रमागत। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रमागत क्या होता है। क्रमागत मतलब होता है बच्चों, अगर आप इसके संधि विच्छेद करना चाहें तो ये क्रम से आया हुआ, इसका जो विच्छेद होगा वो क्रम से आया हुआ। तो यानी क्रम से आया हुआ, यानी अगर मैं बोलूँ एक के बाद जो 2 नंबर है बच्चों क्रमागत है किसका, 1 का। 1 के बाद 2 क्रमागत संख्या है, 2 के बाद 3 क्रमागत है, 3 के बाद 4 क्रमागत है, 4 के बाद 5 क्रमागत है, इस तरह से 6 क्रमागत है। लेकिन 6 के बाद जो है बच्चों 8 क्रमागत संख्या नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ 1 के बाद 2 क्रमागत संख्या कैसी आई, तो आप लोग मुझे बड़े ही इजीली से इसका जवाब बता दोगे। अगर मुझे 4 के पदों में बताना है तो हो जाएगा n, और दूसरी हो जाएगी बच्चों n+1, तीसरा हो जाएगा बच्चों n+2, चौथी हो जाएगी बच्चों n+3, पांचवी हो जाएगी बच्चों n+4, छठी हो जाएगी बच्चों n+5। अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को जो है n+1 n+2 n+3
यहाँ पर आप लोगों को n की कोई एक वैल्यू रखनी है, आप लोगों को क्या मिलने वाला है बच्चों, इसका जो नेक्स्ट पद है वो आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोग देखिए, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो मेरा यहाँ पर 1 + 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 + 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 + 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। आप लोग देखिए बच्चों, जो मैंने ऊपर लिखी थी ये नंबर, वही नंबर मुझे n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 में रखने पर वही नंबर प्राप्त हो चुका है। इट्स मीन बच्चों, जो क्रमागत नंबर होता है वो n+1 n+2 जितना भी आप लोगों को पूछा है, अगर आप लोगों को प्रथम 3 क्रमागत पूर्णांक पूछे हैं तो आप लोगों को n+1 n+2 तक ही लिखना है। इसके बाद आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो एक बार आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है बच्चों, इसलिए मैं आज के इस चौथे पार्ट के पहला जो इम्पोर्टेंट सेशन था हमारा, मैं इस क्वेश्चन को लाया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन बोला 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले हमें लिखने पड़ेगा, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। एक चीज बच्चों थोड़ा यहाँ पर बताना भूल गया, देख जैसे ये क्रमागत नंबर है तो धनात्मक का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव, कुछ नहीं करना है क्योंकि आप लोगों को पता है इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव इंटीजर लेना है, यानी इसके आगे आप लोगों को प्लस साइन लगा देनी है, बस पॉजिटिव इंटीजर उसी को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x। इसी प्रकार बच्चों दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी बच्चों हमारी x+1। अब आगे क्या कर रहा है वो, इनका गुणनफल। तो प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना देगा बच्चों, 306। तो यानी अब हमारे पास 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे पास गिवन है x और दूसरा है x+1। तो इनका गुणनफल बोल रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर अगर आप लोगों को बोलेगा धनात्मक पूर्णांकों का योग, अगर योग बोलेगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और अगर गुणनफल बोलेगा तो बच्चों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो यानी मैंने यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मल्टीपल है। तो ये मैंने लिख दिया है, जैसे हमें दिया है इक्वल टू 306, यानी जो इनका जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर है, 306। यही क्वेश्चन में पूछा ही है बच्चों। तो आगे हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। ये हो जाएगा x² + x = 306, x² + x - 306 = 0। अब बताइए बच्चों ये क्वेश्चन हल हो गया है? जी हाँ, ये अभी हल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है बच्चों? क्योंकि हमें तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए। अभी हमें कहाँ मिला धनात्मक पूर्णांक, यानी बच्चों हमें नंबर में चाहिए कि हमें क्या नंबर है, 1 2 3 4 हमें नंबर में चाहिए, इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग इसे बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आप लोगों की किताब है बच्चों, उसमें भी बच्चों ये आधे यहीं तक ये इसका आंसर दिया हुआ है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है। अगर ये इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को इतना करके नहीं आना है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा हमें पूर्णांक पूछा हुआ है। तो यहाँ पर पूर्णांक क्या, अभी पूर्णांक मिला भी नहीं हमें तो इन पदों में चाहिए पूर्णांक, अभी हमें मिला ही नहीं। तो हमें अब इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर देना है। तो अब हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आगे हम जो है इनका निकालने वाले हैं क्या बच्चों, गुणनखंड। तो आप लोगों को बड़े ही इजीली से इसका गुणनखंड करना आता होगा। गुणनखंड में बच्चों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर जिस भी बच्चों को गुणनखंड नहीं आता निकालना, आप लोगों को जानना है, आप लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि हाँ मैं भी इस क्वेश्चन को मैं भी जो है गुणनखंड निकालना सीखना चाहता हूँ, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता दें कि आप लोगों को किन किन बच्चों को ये जो है इनका गुणनखंड है वो सीखना है।
क्योंकि बच्चों अगर ये नहीं आएगा बच्चों तो आप लोग यहाँ तक करके आओगे तो आप लोगों को कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग अधूरा करके आओगे तो आधा अधूरा ज्ञान लेना ही क्यों है बच्चों, आप लोग इसे कंप्लीट करो। तो चलिए बच्चों इसे आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 306 का हमें क्या लेना है बच्चों, सबसे पहले इनका लॉसेज लेना है। तो यहाँ से जाएगा 2 15 2 3 3 पंजे 3 एकम 3 27 3 9 3 3 3 एकम। हमें बच्चों माइनस करके x तो यहाँ पर चर वैल्यू है, अचर वैल्यू यहाँ पर एक है तो मैं घटा करके एक लाना है। तो हम इसे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। 3 3 9 3 27 3 3 9 2 18 3 3 9 2 18 नहीं जा रहा है। अब 3 3 9 9 2 18 3 3 9 3 27 तो 3 3 9 3 27 3 3 9 2 18 एक तो आ गया बच्चों यहाँ पर 27 गुणा 18 इसमें तो जा नहीं रहा 27 18। दूसरा हम लोग देते हैं 3 3 9 3 3 9 9 2 18 3 3 9 3 27 इसमें मिल जा रहा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा। 3 15 15 दूनी 30 2 3 6 3 5 15 3 कम 3 दूनी 6 यहाँ पर गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया है। 3 का यहाँ पर देंगे 3 1 3 17 17 कम तो यहाँ पर 3 3 9 2 18 17 तो यहाँ पर हमें मिल गया बच्चों 3 3 9 2 18 माइनस 17 तो 18 से अगर 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो यहाँ पर हमें एक ही चाहिए इसलिए हम 18 माइनस 17 कर देते हैं और ये x माइनस 300 इक्वल टू 0 तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से x को हमें लेना है x प्लस 18 माइनस इधर से भी x प्लस 18 चाहिए। तो मैं सीधे ये क्वेश्चन ये जो हमारे यहाँ पर ब्रैकेट में है मैं इसी को उतार देता हूँ और यहाँ से अगर मैं 17 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये वैसे चेक करना पड़ेगा। प्लस माइनस का माइनस ठीक है, प्लस माइनस का माइनस ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 360 आता है। तो हमारे पास x प्लस 18 अरे हमारे पास x माइनस 17 आ गया है। तो बच्चों अब यहाँ पर x प्लस 18 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 18 और यहाँ पर x माइनस 17 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 17। अब बच्चों यहाँ पर हमारे x के मान आ गए 2। अब कई बच्चों को लग रहा होगा इसका उत्तर माइनस 18 और माइनस 17 दोनों है। तो आप लोगों को बता दूं बच्चों माइनस 18 माइनस 17 इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें निकालना क्या है धनात्मक पूर्णांक। तो ये तो वैसे भी कट गया क्योंकि तो नेगेटिव इंटीजर है, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 17। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17। तो यानी अगर मुझे अब मुझे 17 तो मुझे एक मिल ही है तो हमें तो 2 निकालने हैं। तो अब क्या करूंगा बच्चों, अब आप लोग जनरली सोचिए अपने दिमाग में अगर पहला पद 17 है तो अगला नेक्स्ट जो धनात्मक पूर्णांक क्या होने वाला है बच्चों, तो 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। तो यानी एक 17 और दूसरा हो जाएगा बच्चों 18। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी इसका मान रख सकते हो, जैसे एक पद आपके 17 है या दूसरा यहाँ पर रखिए 18। तो यानी आपको लिखना है, इसके बाद आपको फाइनल आंसर जो लिखनी है वो इसका लिखना है, माना आपको लिखना है पहली क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक बराबर 17, दूसरी क्रमांक धनात्मक पूर्णांक बराबर 18। और अगर आप 17 18 का मान अगर यहाँ पर रखते हैं बच्चों 17 ये हो जाएगा 18 तो मल्टीप्लाई करो 360। तो यानी ये सिद्ध हो गया, यानी आपका जो 17 और 18 जो आंसर है वो आप लोगों का 100% सही है। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो है आज का ये तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो हमारा जो ये चौथा क्वेश्चन है ये आप लोगों को बहुत ही इजीली से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है बच्चों, ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुका है। तो आप लोग को अगर तभी भी ये क्वेश्चन अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये इस क्वेश्चन का जो है नंबर लिख करके आप लोग मुझे भेज दें। मैं अपनी जब नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को बताऊँगा। तो आप लोग फिलहाल इस चीज़ की इंस्टॉल लीजिए। इसके बाद हम आज का जो है चौथे पार्ट का जो पहला सेशन है इसका अंतिम क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करने वाले हैं। तब तक आप लोग इसकी इंस्टॉल लीजिए। तो बच्चों आज के जो है अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगी। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 साल बाद 360 हो जाएगी।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो 3 साल बाद यहाँ पर दे देता हूं मैं 3 साल बाद। तो चलिए बच्चों, हमें रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हमें लिखना क्या है, यहाँ पर बच्चों 2 कैंडिडेट हमें दे रखे हैं, एक रोहन और एक उसकी मम्मी, यानी माँ और बेटे की आयु बेसिस आयु संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, माना रोहन की माँ की वर्तमान आयु, बराबर बच्चों x ईयर। आप लोग x ईयर लिख सकते हो या x वर्ष लिख सकते हो, x साल लिख सकते हो, तीनों जो है बच्चों सही होंगे। रोहन की माँ की आयु x वर्ष, फिर आप लिखेंगे बच्चों रोहन की आयु बराबर y। अब बच्चों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, अगर आपने रोहन की आयु मान लो y लिख दी, तो वो कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें उसके अनुसार रोहन की आयु यहाँ पर y नहीं लिखना है बच्चों। अगर हम लोग y लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो उसने दे रखा है रोहन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसने क्या दे रखा है बच्चों, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यानी रोहन की जो आयु होगी वो जो रोहन की माँ, वो कह रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु क्या थी। तो हम यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु कर लेते हैं x, और यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों रोहन की माँ की आयु। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। ये हम लिख देंगे बच्चों क्या, प्रश्नानुसार। वो क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो बच्चों जाहिर सी बात है, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी उसकी कितनी बच्चों, x प्लस 26 बड़ी है उससे, तो x प्लस 26 उसकी माँ की आयु हो गई। अब हम लोग आगे बच्चों इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। वो कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद, तो यानी हम लिखेंगे बच्चों रोहन की आयु अब से 3 साल बाद आयु, रोहन की आयु अब से 3 साल बाद आयु बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, अभी प्रेजेंट में x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी। कैसे बच्चों, जैसे सपोज दैट अभी आपकी वर्तमान आयु 15 है, मैं बोलूँ 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप लोगों को 15 से 3 प्लस करना पड़ेगा, तो यानी वो 18 हो जाएगा। इसी तरह से हमने बच्चों x से प्लस 3 कर दिया है। अब हम उसकी माँ को भी शो करेंगे 3 साल बाद। तो माँ की अब से 3 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29, यानी उसकी माँ की आयु 3 साल बाद x प्लस 29, उसकी आयु x प्लस 3। अब आगे कह रहा है बच्चों उनकी आयु का गुणनफल 3 साल बाद इतना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिया है उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब से उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल बाद। आप लोग इस पॉइंट को जरा गौर करिए, अब से 3 साल बाद की हमने उनकी दोनों की आयु निकाल दी है। तो यानी 3 साल बाद बेटा है x प्लस 3 और माता है x प्लस 29, तो इनका गुणनफल कितना दे देगा बच्चों, 360। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इसके बाद हमें इनके फैक्टर गुणनखंड कर लेने हैं, और गुणनखंड करने के बाद हमें x के 2 वैल्यू प्राप्त होंगे। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव को हम लोग इग्नोर कर लेंगे। क्यों, आप लोगों को रीजन पता है, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, आप लोगों की आयु जो है पॉजिटिव में होती है, इसलिए यहाँ पर हमें आयु पॉजिटिव में चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आगे बनती है तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। x प्लस यहाँ पर x प्लस 29 प्लस 3x प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3। तो ये 7 या 9 या 27, 3 दूनी 6 2 8 इक्वल टू 360। तो आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 12 प्लस 87 इक्वल टू 360। यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आई है, हमारे पास एक इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल टू 316। तो हम लोग एक बार इसे चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो। x प्लस 29 प्लस 3x प्लस 29 360, 9 3 27, 3 6 2 8 सही है। अब हम इसे बच्चों पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 87। जब हम इसे 87 से माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर पर 32x बराबर 7 3 10 8 7 15 16 273। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन आई है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये माइनस में इधर ले गया 273 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से बच्चों ये इक्वेशन आई है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो चलिए हम लोग इनके गुणनखंड निकालते हैं। तो 273 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। 3 9 27, 3 एकम 3 27, 3 51, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3 3 3 9 3 27, 3 3 9। तो हमें घटाकर ये क्या लाना है बच्चों 32, 3 3 9 3 27, 3 3 9। तो 27 में से 9 नहीं होगा, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से नहीं जाएगा बच्चों, ये जगह 3 9 27, 3 3 फिर 7 7 एकम 7, 7 21, फिर 13 से जाएगा एक बार। तो यानी 7 21, 7 21 और 13। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है बच्चों। 7 21 13, तो 21 13 ये नहीं जा रहा। 273 का एक बार दोबारा हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो ये होगा 3 9 27, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 21, अब ये जाएगा 13। तो 13 3 39 में से 7 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 32, 32 और 7 29, 7 2 32। तो यानी हमारा क्या आ गया बच्चों 39 माइनस 7, क्या आ गया बच्चों 39 माइनस 7, 7 2 9 32। तो 39 माइनस 7 हम इसकी जगह लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। अब 39 से 7 माइनस करो तो 32 होता है। इस तरह से बच्चों हमें इसके जो है फैक्टर मिल गए हैं। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x को माना जाएगा x प्लस 39 माइनस इधर मैं x प्लस 39 लिख देता हूँ। अब यहाँ से बच्चों क्या माना जाएगा 7, एक बार चेक कर लो, 7x प्लस माइनस 9 9 3 27, 9 7 63। ठीक है बच्चों, तो ये x प्लस 39 और एक हमारा x माइनस 7 आई है। तो इस तरह से x माइनस 7 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 7, x प्लस 39 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 39 मैंने क्रॉस कर दिया है। क्यों किया है बच्चों क्रॉस, बताइए क्यों किया क्रॉस? क्योंकि आयु जो है बच्चों कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसे 39 क्रॉस हो गया। यानी जो रोहन की हमारे पास प्रेजेंट एज आई वो कितनी आई बच्चों 7 ईयर, यानी वो प्रेजेंट में 7 ईयर का है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास 7 तो मिली है। अब यानी हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु। जैसे हमें पूछा हम लोग ऐसे लिख देंगे वर्तमान आयु बराबर 7 कितना बच्चों 7 साल। उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितना बच्चों, तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी थी, तो 7 प्लस 26 इक्वल टू 33। तो यानी माँ उसकी 33 साल की है और वो स्वयं 7 साल का है। अब बच्चों हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है? तो एक बार हम लोग इसे चेक कर लेते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, इस वाले जो हमारा इक्वेशन था हम लोग इस पर इसका मान यहीं पर रखते हैं।
फिर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो x का मान हम लोग एक बार क्या रख देंगे, यहाँ पर x का हम एक बार मान 7 रख देते हैं। तो ये 7 + 3 ये हो जाएगा 7 + 29। तो ये 10 = 7 6 13, तो ये 36। तो ये बच्चों 360 आ गया है। 7 रखिए, तो 7 रखिए, क्लियर हो गया बच्चों हमारा। तो इस तरह से बच्चों हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर बिल्कुल जो है राइट आंसर हमारा आ गया है। तो यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, 7। उसकी कितनी लिखी वर्तमान आयु, 7 साल। और माँ की आयु बच्चों कितनी आई, 33 साल। तो बच्चों हमारे इस आज के कक्षा 10 महत्वपूर्ण चैप्टर द्विघात समीकरण के जो है चौथे पार्ट का पहला सेशन बहुत ही अच्छी तरह से हमारा आज का सेशन रहा और ये खत्म हो गया। आज हमने 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट करे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी भी डाउट है तो बच्चों जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला था, आप लोगों को अभी भी जाते जाते बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर जरूर भेजें, कमेंट करें। और जब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा जो आपने पीछे पूछे हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपनी नई वीडियो के साथ। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल के लिए, धन्यवाद।